स्टार्ट करते हैं फिर, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो आईओटी से स्टार्ट करना था हमें। ठीक है। तो यानी कि आईओटी का मतलब क्या हो गया, जितना भी डेटा है, अभी तक हम सारा डेटा क्या कर रहे थे, माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोलिंग कर रहे थे, या फिर आर्डिनो के ऊपर कुछ कंट्रोलिंग कर रहे थे, सेंसर इंटीग्रेट कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेटा को कहीं ना कहीं किसी क्लाउड के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि आईओटी है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सारा डेटा या तो क्लाउड के ऊपर मॉनिटर हो रहा होगा, क्लाउड से कंट्रोलिंग हो रही होगी। ठीक है। अब क्लाउड से मॉनिटरिंग का क्या मकसद है, कि हम देख रहे होंगे कि क्या टेम्परेचर, ऐसा कोई टेम्परेचर की डिवाइस है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है या ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ रही है। ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम साथ साथ क्या देख रहे होंगे कि अगर ह्यूमिडिटी लेट से बढ़ जाती है, तो मैं क्या कहूँगा, ह्यूमिडिटी मेरी बहुत हाई हो गई है, अब मुझे जो है ना कुछ हीटर ऑन कर देना चाहिए, या टेम्परेचर अगर मेरा कम हो गया है तो मैं हीटर ऑन कर दूँ, और टेम्परेचर मेरा अगर बढ़ गया है तो मैं हीटर को ऑफ कर दूँ। तो इस तरीके की जितनी भी कंट्रोलिंग होगी ये ओवर द इंटरनेट कर रहे होंगे, या अगर इवन मैं मोबाइल से, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम ब्लूटूथ से बल्ब को कंट्रोल कर रहे थे कि किस तरीके से बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम वाईफाई के थ्रू करके देखेंगे, बजाय इसके कि हम ब्लूटूथ से करें ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनमें इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी क्या है बेसिकली आईओटी में आती है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो किसी भी डिवाइस का सेंसर का डेटा हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड के ऊपर भेज सकते हैं। तो अब इसके लिए ना दूसरा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होगा, क्योंकि आर्डिनो में हमने डिस्कस किया था कि वाईफाई नहीं होता। तो अगर वाईफाई नहीं है तो फिर हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें वाईफाई के ज़रिए ही डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। दो मोड्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में ना कम्युनिकेशन के, एक ईथरनेट होती है, जो कि हमारे पीसी में भी आता है, लैपटॉप में भी एक पोर्ट होती है ईथरनेट ईथरनेट की, जिसके अंदर हम या तो वायर्ड कनेक्शन दे सके इंटरनेट का, या फिर दूसरा तरीका होता है वाईफाई का। तो सबसे आसान और कन्वीनियंट वाईफाई रहता है, तो इसलिए हम वाईफाई यूज़ करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है आर्डिनो में हम वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते, आर्डिनो में हमें वाईफाई की शील्ड लगानी पड़ती है। और अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे आर्डिनो वाईफाई शील्ड, तो वो काफ़ी महंगी होती है ना, और प्रोजेक्ट इतने महंगे होते, इतने बड़े होते नहीं हैं कि हम जो है वो ये खरीदें। तो इसलिए हम पैसे बचाने पे जाते हैं, तो इसलिए हम कोई सस्ती सी चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वाईफाई शील्ड है 24,000 की है, ये 5,000 की दिखा रहा है। तो तकरीबन जो है 5 से 6 हज़ार रुपये की मिल जाती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 5,000 की है। तो 5,000 की अगर मैं सिर्फ एक वाईफाई का मॉड्यूल लूँ, उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं कोई ऐसा कंट्रोलर ले लूँ कि जिसमें वाईफाई बिल्ट इन हो। ठीक है, वो आर्डिनो का नहीं होगा, किसी और कंपनी का होगा, लेकिन काम तो ऐसे ही करेगा ना। तो इसलिए हम जो यूज़ करेंगे उसका नाम है ESP32। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माइक्रो कंट्रोलर है। अच्छा, कोडिंग ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और होगी, इसमें भी वही कोडिंग होगी जो कोडिंग हम सीखते हुए आए। क्या, कौन सी, आर्डिनो लैंग्वेज या C++, वो इसके अंदर अपलोड होगी। इस तरीके का माइक्रो कंट्रोलर होता है, और यही मैंने यहाँ लगाया हुआ भी है। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो एक ये वाली पिक्चर खोल लेता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, एक ये पिक्चर खोल लेते हैं। अच्छा, इसके प्राइजेस, अच्छा इसके दो वेरिएंट आते हैं ESP32 के, इसमें लिखा हुआ है नोड MCU 32S। ठीक है। इसके दो आते हैं, एक आता है 38 पिन वाला और एक आता है 32 पिन वाला, इस नाम से ना मार्केट में मशहूर है। 38 और 32 का फ़र्क क्या है, 38 का मतलब ये है कि उसके अंदर पिनें ज़्यादा मिलेंगी, और 32 में पिनें जो है वो 32 पिन्स होती हैं, और 38 में 38 पिन्स होती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पिनें चाहिए, तो मैं तो यही प्रीफर करता हूँ, पैसों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेरे ख्याल से 100-200 रुपये का फ़र्क होगा। तो अगर आपको लेना ही है तो आप थोड़ा सा ये है कि ऐसा ले लें कि अगर कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट हो तो आपके काम में आ जाए। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जो लेना चाहें। तो पिन आउट मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा अभी इसमें, ये फिर भी बेहतर है। इसको खोल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन मेरी क्लियर होगी, और इस पे आते हैं, यहाँ से भी सब सेट है। ठीक है, तो इस तरीके का ये ESP32 का बोर्ड है। अब इसके अंदर ये जो चीज़ लगी हुई है, वाईफाई एंटीना कह लो, ये क्या है, वाईफाई की कंट्रोलिंग इसके ऊपर हो रही होती है। ठीक है, तो यानी कि जो वायरलेस का हमारा जितना भी काम है वो इससे हो रहा होगा। ये इसकी चिप आ गई, जो इसका प्रोसेसर है, जिसके ज़रिए ये सोचता है, या इसका दिमाग है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसका नाम ESP WR00M32। ठीक है, ESP32 है ये। तो अब इसके अंदर कितनी पिन हैं अगर मैं देखना चाहूँ, तो 38 तक लिखनी है ना मुझे, तो ये 38 पिन वाला है, 38 पिन वाला है। इसी की जगह 32 पिन का भी आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से लेबलिंग हुई होती है 1 2 3, जिस तरीके से आर्डिनो के ऊपर हुई होती है 1 2 3, इसके ऊपर भी 1 2 3 करके लेबलिंग हुई होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 19, 19 इस तरफ है और 19 इस तरफ है। ये सारी पिन आप काम में ले सकते हैं। सही है। ये जो इसकी पोर्ट है, ये इसकी जो है कोड अपलोडिंग की पोर्ट है, जिस तरीके से आर्डिनो में होती है, इसके अंदर एक ही पोर्ट है, इसी से अपलोड होगा, इसी से चलेगा। और ये जो टाइप सी से पहले जो USB पोर्ट आती थी ना, सिंपल वाली, एंड्रॉयड की जो होती थी, वो उसकी होती है, उसमें लगती है। ठीक है, एंड्रॉयड इसकी वो होती है, पोर्ट होती है, आप इसमें एंड्रॉयड का चार्जर या डेटा केबल लगाएं और कोड अपलोड करें। अब
यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड, तो ये पिन किसकी है? ग्राउंड की है। ये भी ग्राउंड की पिन है, ये भी ग्राउंड की पिन है, 3 ग्राउंड की पिन दे रहा है ये आपको, ठीक है। इसके अलावा एक होता था हमारा वीसीसी यानी कि 5 वोल्ट। तो ये जो है हमारा, ये हमारा वीसीसी हो गया 5 वोल्ट पिन, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? 5 वोल्ट देगा। तो सेंसर अगर हमें इसके ऊपर लगाना है तो एक पिन को हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को ग्राउंड से। तो ग्राउंड कोई भी ले सकते हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और 5 वोल्ट यहाँ से मिलेगा। अच्छा, ये 3.3 वोल्ट भी देता है, क्योंकि कुछ सेंसर होते हैं वो 3.3 वोल्ट के ऊपर चलते हैं, तो आप 3.3 वोल्ट अगर देना तो उसके ऊपर लगा दें। तो वैसे सेंसर दोनों पे चल जाते हैं, इस पे भी चल जाते हैं, इस पे भी। 5 वोल्ट वाले को भी अगर आप 3.3 वोल्ट दोगे तो वो चल जाएगा, मसला नहीं करेगा, तकरीबन चल जाता है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है GPIO, ठीक है। अच्छा, कुछ माइक्रो कंट्रोलर इसको GPIO कहते हैं, और कुछ जो है वो इसको GIOP लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने। तो बेसिकली जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ठीक है। जनरल पर्पस यानी कि कुछ भी करवा सकते हैं, जनरल पर्पस का काम हो, ठीक है। इनपुट आउटपुट यानी कि इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है GIOP, तो इसका मतलब होगा जनरल इनपुट आउटपुट पिन, ठीक है। तो अब इनपुट आउटपुट है तो इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात इसमें काबिल गौर है, इसके अंदर जितनी भी पिन है सारी की सारी डिजिटल पिन है, इसमें एनालॉग पिन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ना, जैसे आर्डिनो में देखा था हमने, RX TX की पिन होती है जिससे हम वाईफाई ब्लूटूथ का मॉड्यूल कनेक्ट कर रहे थे, RX और TX का। तो इसमें भी RX1 और TX1 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें ना RX TX की दो पिनें होती हैं, एक तो ये हो गई RX1 TX1, और TX2 RX2, एक ये पिन, एक ये पिन। तो जिस तरीके से हम आर्डिनो के अंदर सॉफ्टवेयर सीरियल यूज़ कर रहे थे ना अलग से एक RX TX बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमें नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक RX TX ये रही, एक RX TX ये रही, और भी बहुत सारी पिन है, तो उनकी इतनी नीड नहीं आती। बस हम जो है वो इनपुट की फील्ड से काम ले रहे होते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो इनपुट की फील्ड यानी कि अगर मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ या कंट्रोलिंग करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोलिंग की कितनी फील्ड है? जिस तरीके से आर्डिनो में टोटल 13 पिन है ना, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इस तरफ होंगी तकरीबन 17, 15 और 17 ये होंगे 32, यानी कि 38 पिन का जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें से 32 पिन से मैं चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 32 बल्ब्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ ESP32 के ज़रिए। तो कितना छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, और है भी बहुत सस्ता, ज़्यादा महंगा नहीं है, 700-800 रुपये का होता है, ये शायद 900 रुपये का हो गया हो, 1000 के अंदर होता है। तो 1000 के अंदर आपको एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर मिल रहा है जिसके ज़रिए आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर एक और फीचर अच्छा ये है कि वाईफाई तो है ही, साथ में ब्लूटूथ भी बिल्ट इन है। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर यूज़ करेंगे तो साथ में ब्लूटूथ भी इसी के अंदर बिल्ट इन है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग के ऊपर, और आज हम ना एक बहुत ही कॉमन सेंसर है जिसको हम यूज़ करेंगे, और उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसका नाम है DHT11, ठीक है। DHT11 के नाम से मशहूर है मार्केट में। तो ये वाला सेंसर है, छोटा सा सेंसर है लेकिन काम का बहुत है, ये छोटा सा सेंसर ना। अगर आप इसको देखें, इसके अंदर 3 पिन है, VCC, हाँ, इसके अंदर 3 पिन है। यही सेंसर मैंने यूज़ किया है। एक VCC की पिन है, ये 5 वोल्ट पे लग गई। एक ग्राउंड की पिन है, ये ग्राउंड पे लग गई। फिर एक बचती है डेटा, उसके ऊपर लिखा हुआ है DAT है, तो डेटा का मतलब ये हो गया कि डेटा की पिन है, तो ये सिग्नल की पिन है। तो इसको उठा के किसी भी इनपुट या आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब कोड की तरफ आ जाते हैं। अच्छा भाई, कोड में क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्लूड DHT.H। अच्छा, कोड समझ लेते हैं पहले, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ। DHT.H लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम क्यों इतना सारा कोड लिखें जब ऑलरेडी लाइब्रेरी लिखी है डेवलपर ने, ताकि हमारी आसानी के लिए। तो DHT.H का मतलब क्या है? DHT की लाइब्रेरी यूज़ कर लो, इंक्लूड करा ली। अब क्या है? DHT पिन, इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ। ये वो है जो सेंसर की पिन है, तो पिन नंबर 4 के साथ मैंने कनेक्ट किया, यानी कि जो डेटा की पिन थी उसको पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। और बता दिया है पिन, DHT पिन का वेरिएबल बना दिया। इसको मैं कह सकता हूँ सेंसर पिन भी कह सकते हैं, जो दिल करे, ठीक है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सेंसर पिन का एक वेरिएबल बना दिया और उसमें बता दिया कि पिन नंबर 4 है। इफ इतना एक DHT टाइप बतानी होती है ना, क्योंकि DHT ना दो तरीके के आते हैं सेंसर, एक DHT11 आता है, एक 22 आता है। 22 थोड़ा सा महंगा होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन ये भी बहुत एक्यूरेट होता है, समझ लो 95% एक्यूरेट तो होता ही है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, मैं भी सारी एप्लीकेशन में ये यूज़ करता हूँ। तो क्या करेंगे हम, DHT टाइप का एक वेरिएबल बना दिया कि भाई टाइप कौन सी है, क्योंकि ये लाइब्रेरी ना दोनों जगह इस्तेमाल होती है, DHT11 में भी इस्तेमाल होती है और 22 में भी इस्तेमाल होती है। तो अगर मैं इसको बता दूंगा कि DHT22, तो फिर ये मेरा जो सेंसर है इसको 22 के हिसाब से रीड करेगा। अभी 11 के हिसाब से रीड कर रहा है, सही है भाई। फिर उसके बाद क्या, जो हम बना लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, जो DHT इंपोर्ट करी है उसको एज इट इज़ यहाँ लिखा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया छोटे DHT के नाम से। और उसमें दो चीज़ें मांगता है वो,
ठीक है, एक मांगता है पिन कौन सी है, पिन बता दो, और दूसरा पूछता है टाइप कौन सी है, तो पिन यहाँ बता दी, टाइप यहाँ बता दी। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर समझ गया हमारा, या लाइब्रेरी समझ गई हमारी कि 4 नंबर पे जो भी डेटा मिलेगा उसको DHT 11 है वो, और वो 4 नंबर पिन पे लगा हुआ है, और उसके हिसाब से आप उसको परफॉर्म करो। फिर उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन कराया। आर्डिनो में हम यहाँ लिखते थे 9600, ठीक है, तो वो उसके ऊपर अच्छा कम्युनिकेट करता है। जबकि जो हमारा ESP32 है, ये 115200 के ऊपर करता है। अच्छा, ये 115200 की नंबर कहाँ से आई? आप सीरियल मॉनिटर में जाओ, यहाँ पे आपके पास बॉड रेट पड़े हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे कितने सारे लिखे हुए हैं, 300 है, 200 है, और 9600 भी है, और यहीं पे नीचे लिखा हुआ है 115200, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कुछ ये इसके ऊपर बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया, सीएल को बिगिन करा इस तरीके से, डीएचटी को भी बिगिन करा दिया। लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है कि इसको बताओ कि शुरू हो गया काम, तो सेटअप में हमने शुरू करने का सेटअप करते हैं, शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लूप आ गया। अब क्या करा, सबसे पहले हमें ये सेंसर क्या देता है, दो चीज़ें देता है, एक टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी। तो सब टेम्परेचर को एक टेम्परेचर के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसकी जगह। अच्छा, फ्लोट क्यों रखा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो कैसा आ रहा होगा, पॉइंट में आ रहा होगा, जैसे 23.23, तो फ्लोट में अगर मैं इसको इंटीजर लेता तो फिर ये करता 23 बताता, जबकि लाइब्रेरी आउटपुट किसमें, सेंसर आउटपुट किसमें दे रहा है, फ्लोट में। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट रखा। इसी तरह बटन सेंसर जो होते थे, इनपुट आउटपुट वाले, वो डिजिटल वाले, वो देते थे हमें 10 में, तो हम लिखते थे बूल, यानी कि वो बूलियन है, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोट है, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाला है, तो इसको हमने रखा है डेसिमल के उसमें, ताकि हमें पॉइंट में बता सके। तो एक वेरिएबल बना लिया फ्लोट, टेम्परेचर, टेम्परेचर का वेरिएबल, और उसको बराबर कर दिया DHT.read temperature, जो ऑब्जेक्ट बनाया ना DHT का, इसमें से रीड टेम्परेचर, टेम्परेचर रीड कर लो, ये बन गया। इसी तरह एक ह्यूमिडिटी का बनाया, उसमें लिख दिया DHT.read humidity। अब बजाय इसके कि मैं पूरा कोड लिखता, मैंने क्या किया, लाइब्रेरी से मदद ले ली, और लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन था रीड टेम्परेचर का, उसको कॉल करा दिया, और रीड ह्यूमिडिटी का। तो अब टेम्परेचर के वेरिएबल में आ रहा होगा रीड टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू, और ह्यूमिडिटी में आ रही होगी ह्यूमिडिटी की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको प्रिंट करा देना है। अगर मैं लिख दूँ प्रिंट एलन सीरियल डॉट प्रिंट एलन टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर प्रिंट कराएगा, और सीरियल डॉट प्रिंट एलन ह्यूमिडिटी लिख दूँ तो ह्यूमिडिटी प्रिंट कराएगा। सही है। अच्छा, अब ये थोड़ा फर्दर काम किया, उसकी वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि कुछ कंडीशन भी सिखा दूँ साथ के साथ ना। अक्सर ना ऐसा होता है कि कुछ ग्लिच आ गया सिस्टम में, या टेम्परेचर की वैल्यू सही नहीं आई, या ह्यूमिडिटी की वैल्यू सही नहीं आई, तो मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर ऐसा हो, अगर ये चीज़ हो तो ये कर दो, वरना ये कर दो। अगर ग्लिच आ जाए, इफ इज नॉट अ नंबर ना, अगर ऐसा हो कि इस नैन आए, टेम्परेचर और एंड एंड, ठीक है। अच्छा, एंड की कंडीशन कब लगती है, जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। इसी की तरह अगर मैं लिख देता यहाँ पे, एक और कंडीशन होती है, मुझे ये चीज़ समझानी थी असल में, ये वाली ना, और वाली। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कोई एक भी ट्रू हो तो ये चल जाता, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर दोनों खराब हो ना, दोनों में कोई वैल्यू ना आए, तो क्या करो आप, सीरियल, तो आप ये चलाओ, वरना आप ये चलाओ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और लगी हुई है कंडीशन, यहाँ पे क्या लगी हुई है, नॉट का साइन लगा हुआ है। ये नॉट है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इज नैन हो, इज नैन का मतलब क्या होगा, इज नॉट अ नंबर हो, और टेम्परेचर हो, टेम्परेचर इज नॉट अ नंबर हो, ठीक है। यहाँ तक अगर सिर्फ इतना लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इज नॉट अ नंबर हो, यानी कि टेम्परेचर का डेटा सही ना आ रहा हो। और इसके साथ लगा दिया नॉट, ऐसा ना हो, यानी कि टेम्परेचर प्रॉपर डेटा हो। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर क्या होगा, प्रॉपर डेटा होगा, क्योंकि नॉट लगा दिया, उल्टा हो गया अब केस। तो टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कर दो। इसी तरह ह्यूमिडिटी की वैल्यू अगर प्रॉपर मौजूद हो, तो क्या करो, ह्यूमिडिटी को भी प्रिंट करा दो। तो पहले लिख दिया टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, उसका यूनिट लगा दिया, फिर लिख दिया ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की वैल्यू और उसकी यूनिट लगा दिया। और अगर ये दोनों चीज़ें ख़राब हों, तो प्रिंट करा दो फेल टू रीड डेटा फ्रॉम DHT सेंसर, और आगे 2-2 सेकंड का डिले दे दिया, ताकि 2-2 सेकंड के बाद डेटा प्रिंट कराओ। अच्छा, अब किसी का इसमें कोई सवाल है तो बताओ जल्दी से। अच्छा, अब देखते भी हैं कि क्या प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सीरियल मॉनिटर खोलते हैं, देखते हैं क्या लेकर आ रहा है उस पर। अच्छा भाई, इसको अपलोड करना है। अच्छा, अपलोडिंग बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं कि करा क्या रहा है। ये दिखा रहा है हमें टेम्परेचर 29.40, और ह्यूमिडिटी 73%। अभी मैं इसके पास पानी ला के रख दूंगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर मेरा क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि पानी ठंडा है गर्म। ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी का ताल्लुक पानी से होता है, नमी से होता है बेसिकली ना। तो ये कम और ज़्यादा होगी। अभी तो ज़ाहिर है मेरे रूम का टेम्परेचर 29.4 चल रहा है। ठीक है, अब इसको देख भी लेते हैं कितना एक्यूरेट है। लैपटॉप में आई गेस टेम्परेचर की वैल्यू आती है। अच्छा, यहाँ तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आएगी।
81 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। तो 81 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मैं सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देखना चाहूँ कितना होता है, तो 81 F टू सेंटीग्रेड, तो 27.222 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे वैल्यू कितनी आ रही है, 29.5 आ रही है। अच्छा अगेन, अब ये जो वैल्यू आ रही है ये सिर्फ मेरे रूम की नहीं होगी, ये इस पूरे एरिया की होगी, 81 डिग्री फ़ारेनहाइट ना। तो ये जो वैल्यू बता रहा है बिल्कुल इस रूम की बता रहा है मुझे, तो ये इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन बेइंतहा है, कूलिंग टावर में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक छोटा सा सेंसर है, 150 रुपये का सेंसर मिल रहा है, और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना। जहाँ पे भी आपको टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, ह्यूमिडिटी की वैल्यू चाहिए, तो ये सेंसर आपके बहुत काम में आएगा। और एक साथ दोनों चीज़ें दे रहा है। अच्छा, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होंगे यहाँ पे, तो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है आपके पास। अगर टेम्परेचर आ गया है और ह्यूमिडिटी आ गया है तो आप बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं इससे ना। इक्विवेलेंस रेशियो होता है, इसके अलावा और भी होती हैं, जो हमारा पीएच चार्ट होता है उससे हम सारे वेरिएबल्स इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, अगर हमें दो चीज़ें पता हो। तो ये बड़े काम का सेंसर है, और ये सारा डेटा हम क्लाउड के ऊपर भी भेज सकते हैं आराम से। कैसे? क्योंकि ESP32 के ऊपर हमने इसको इंटीग्रेट किया है। अच्छा, यही सेंसर मैं आर्डिनो के ऊपर भी इंटीग्रेट करा सकता था, तरीका सेम है। आर्डिनो की कोई भी डिजिटल पिन उठाओ, उसके ऊपर इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा, सेम यही आएगा, कुछ भी अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर लिख देना पिन 11 12 13 14 या पिन 4 भी, कोई भी पिन लिखो, या यही कोड आप आर्डिनो में पुट करोगे इसमें चल जाएगा। बस बाउट रेट जो यहाँ पे 11500 सेट हुआ हुआ है, आर्डिनो के लिए आपको 9600 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी होती है। अच्छा, इसकी ना एक बहुत, अगर कोई इंक्यूबेटर का सुना होगा ना आप लोगों ने, इसमें क्या होता है, एग्स जो हमारे हैं वो हैच होते हैं ना। तो वो कैसे होते हैं कि इंक्यूबेटर के अंदर जो है ना, बेसिकली हमारे पास ह्यूमिडिटी कंट्रोलिंग चल रही होती है, और अंडे जो होते हैं उनको ना टर्न कराना होता है, और उसके जरिए ना नमी देखनी होती है कि बेसिकली ना शुरू के दिन नमी ज़्यादा कम रखी जाती है, एंड के दिनों में नमी बढ़ा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर मैं वहाँ पे एक DHT सेंसर लगा दूँ, और ये सारी कंट्रोलिंग हो किससे रही होती है, ये ना एक हीट, बेसिकली इंक्यूबेटर में करना क्या होता है, हीट देनी होती है ना, ताकि जो है वो हमारे एग्स जो है वो हैच हो सके। तो अगर मैं यहाँ कोई सेटअप दिखाऊँ भी ना, इंक्यूबेटर यूजिंग DHT11, कोई ना किसी ने तो प्रोजेक्ट बनाया होगा यहाँ पे। ह्यूमिडिटी कंट्रोलर फॉर इंक्यूबेटर ना, ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक उसने आर्डिनो लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक वो लगाया हुआ है, ये आ गई सर्वो मोटर ना। अच्छा, सर्वो मोटर से क्या काम ले रहा होगा वो, सर्वो मोटर से ये काम ले रहा होगा कि ना ट्रे जो होती है ना एक्स की ना, उसको दिन में 2 दफ़ा टिल्ट करना होता है ना, एक्स को टिल्ट करना होता है, रोटेट करना होता है। तो अब ये काम के लिए सर्वो मोटर के आगे ना कुछ सर्वो मोटर लगा देगा, क्योंकि सर्वो मोटर की जो ये चीज़ है वो रोटेट होगी, और जब ये चीज़ जो है वो इधर उधर रोटेट होगी, तो उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि जो एक्स की मेरी ट्रे है वो स्लाइड हो सकेगी, जिसकी वजह से एक्स मेरे रोटेट हो जाएंगे। तो एक दफ़ा वो फॉरवर्ड पुश करा देगा दिन में, और रात में जो है वो बैकवर्ड पुश करा देगा, तो एक तरफ इस तरफ की मूवमेंट हो गई, और फिर वापसी अपनी जगह पे आ गया। सही है, क्योंकि ज़्यादा भी मूव नहीं कराना ना एक्स को। फिर आगे यहाँ पे लगा हुआ है DHT11 सेंसर। तो ये क्या काम कर रहा होगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यू ये दिखा भी रहा है LCD के ऊपर कि टेम्परेचर 26 है और ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ रही है 84। तो ह्यूमिडिटी की बेसिस के ऊपर, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और रखी जाती है, यहाँ पे इंक्यूबेटर के अंदर पानी का ना एक जार रखा जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि मैंने पानी का एक जार रख दिया, अब जो है ना ह्यूमिडिटी उसकी वजह से ना, पानी के जार की वजह से कंट्रोल हो रही होगी। अगर मैं उसमें पानी ज़्यादा रखूंगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैं कम रखूंगा तो कम होगी। ठीक है, तो जार को वरना अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कम कर दो। अच्छा, उसके अंदर भी अगर मैं एक वो लगा दूँ, मोटर लगा दूँ, और ना ये वाला एक सेंसर होता है वाटर फ्लोमीटर ना, तो वो फ्लो भी मेजर करता है कि कितना आपके पास जो है पानी चला गया है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि पानी भी ऑटो पे कंट्रोलिंग हो रही होगी ना। सही है। अच्छा, आगे लगा हुआ है एक बल्ब। अच्छा, ये छोटा बल्ब लगा हुआ है, इसकी जगह अगर हम जो हीट वाले बल्ब होते हैं ना, 100 वाट के जो बल्ब होते हैं, वो लगाएं तो वो ज़्यादा हीट, वो बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं। बेकरी में भी ना वो लगे हुए होते हैं जहाँ पे बिस्किट वगैरह होते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो हीट इतनी प्रोवाइड करता है। तो इस ये वाला बल्ब लगा हुआ था मोस्टली ना, 100 वाट का बल्ब लगाते हैं उसके अंदर ना, इंक्यूबेटर के अंदर, ताकि ना वो हीट प्रोवाइड करे। और इसको कंट्रोल करूंगा किसी ना किसी रिले के जरिए, कि जब मैं देखूँ कि ह्यूमिडिटी की सर्टेन वैल्यू रीच हो गई है तो बल्ब को आप ऑफ करा दो, और जो है जब देखो कि ह्यूमिडिटी कम हो गई है तो इसको क्या करो, ऑन करा दो। इस तरीके से, और शुरू में आप 2 बल्ब रख लो, बाद में एक कर लो। तो एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप बिजनेस केस बना सकते हो, यानी कि आप पैसे कमा सकते हो इन शॉर्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के। अच्छा, हमने एक बात डिस्कस की थी कि आज हम थोड़ा सा ना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं ना, इन चीज़ों को यूज़ करके। तो छोटा सा ना, अच्छा उस पर एंड में आते हैं, एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हम ये देख लेते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है ना। अच्छा, पहले आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आर्डिनो लिखा हुआ आता था, अब यहाँ पे नोट 32S लिखा हुआ है, क्योंकि जो मेरा ESP32S का नाम है नोट 32S। तो आपने करना क्या है, फाइल में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, बहुत आसान है।
लेकिन अगर समझोगे नहीं तो मसला होगा, कन्फ्यूजन होगी ना। यहाँ पे जाना है एडिशनल बोर्ड मैनेजर, क्योंकि अब आप आर्डिनो की नहीं एडिशनल बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ये लाइन है, ये लाइन आपने पेस्ट कर देनी है और ओके कर देना बस। ठीक है, प्रेफरेंस, अगेन बता रहा हूँ, फाइल में गए, प्रेफरेंसेस में गए, एडिशनल बोर्ड में जाके ये लाइन पेस्ट कर दी, उसके बाद ओके कर दिया। दूसरी चीज़, टूल्स में गए, बोर्ड में गए, बोर्ड मैनेजर में गए, यहाँ पे जाके बोर्ड का नाम लिखना है ESP32, और यहाँ पे ESP32 जो एक्सप्रेस, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लोगे तो ऐसा आ रहा होगा रिमूव, और वरना इंस्टॉल आ रहा होगा, इंस्टॉल करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसकी तरह एक इसका एक और भाई होता है, उसका नाम, उसके भाई का नाम है ESP8266, वो भी कर लेना हाथ के हाथ ना, ESP8266, ये आ गया, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर बस यहाँ पे आओगे, ये बोर्ड आ गए। अब यहाँ पे ना सारे आ रहे होंगे, मैं लिखूंगा नोट 32S, तो ये आ गया। यहाँ पे आगे बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करनी है, और ऑटो पे यहाँ पे बोर्ड आ जाएगा और ये अपलोडिंग पे चले जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सिस्टम है। इस और बेइंतहा इसकी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, अगर किसी को फिर भी कोई मसला या कन्फ्यूजन होती है, वैसे होगी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, अब रिसर्च पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या इससे पहले थोड़ा सा कुछ और देख लें। चलो एक छोटा सा और देख लेते हैं, इसको कर रहा हूँ बंद। वाईफाई को देख लेते हैं कि इसके अंदर मैंने बताया तो वाईफाई है, लेकिन वाईफाई को कंट्रोल आज बस इतना करते हैं कि एक वाईफाई लेंगे, अपने घर का वाईफाई कनेक्ट करके देखता हूँ और उसका आईपी एड्रेस प्रिंट करा देता हूँ कि वाईफाई कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले क्या किया, इंक्लूड वाईफाई डॉट एच, क्योंकि वाईफाई इस्तेमाल करना है तो वाईफाई की लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। ठीक है, उसके बाद बता दिया SSID 4, एक वेरिएबल बनाया 4 SSID उसामा, उसामा के नाम का एक, क्योंकि यानी कि जो मेरा वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसामा, इसका नाम है उसामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है, राउटर का पासवर्ड आपने सेट करना है, तो वाईफाई का पासवर्ड बता दिया 1000 2000। ठीक है, फिर सेटअप आ गया, सेटअप में इतना काम हुआ है, और लूप खाली। ठीक है, लूप का काम नहीं, क्योंकि सेट वाईफाई सेटअप करना एक ही दफ़ा होता है, बार बार नहीं करना। फिर आते हैं सीरियल डॉट बिगिन, सबसे पहले वही, क्योंकि ESP32 है तो सीरियल डॉट बिगिन करा दिया। उसके बाद क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंटिंग आ रहा होगा कनेक्टिंग टू वाईफाई। उसके बाद क्या हो रहा होगा, वाईफाई डॉट बिगिन, और वाईफाई डॉट बिगिन वाईफाई की लाइब्रेरी दो चीज़ें मांगती है, और सबके वाईफाई दो चीज़ें मांगता है, बोलते हैं एक वाईफाई का नाम बता दो और एक पासवर्ड बता दो। ठीक है, तो नाम बता दिया और पासवर्ड बता दिया। उसके बाद अच्छा, ये ना ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन ये कर लें तो अच्छा है। ठीक है ना, इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर ऐसा होता है ना कभी कभार वाईफाई कनेक्ट नहीं होता या कोई एरर आता है, तो ये एरर प्रिंटिंग के लिए कराया है कि जो है ना 20 दफ़ा ट्राई करो, ऐसा नहीं हो कि एक ही दफ़ा डिस्कनेक्ट हो रहा हटा दो, नहीं। 20, ये कोड क्या करेगा, 20 दफ़ा कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि वाईफाई कनेक्ट हो जाए, और अगर 20 दफ़ा के बाद भी नहीं होता ना, फिर तो ये कहेगा भाई मसला है, और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक अटेम्प्ट बता दिया 0, अभी अटेम्प्ट कितनी हुई है 0, और वाइल का लूप लगाया। ठीक है, अगर वाईफाई का स्टेटस हो नॉट इक्वल ना, नॉट इक्वल इसका मतलब अगर ये इक्वल इक्वल होता तो इसका मतलब होता है तब चलता है जब ये दोनों बराबर होते, लेकिन ये नॉट इक्वल, तो नॉट की कंडीशन हमने पढ़ ली, उसका मतलब क्या होता है कि ये और ये बराबर ना हो। तो अगर वाईफाई का स्टेटस बराबर ना हो, WL कनेक्टेड, क्योंकि WL कनेक्टेड उस वक्त आता है जब वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इफ वाईफाई का स्टेटस बराबर हो जाए WL कनेक्टेड के, तो बता दो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड टू वाईफाई, और क्या करो आईपी एड्रेस प्रिंट करा दो, और आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, वाईफाई डॉट लोकल आईपी से। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो बता दो फेल टू कनेक्ट वाईफाई, और आगे यहाँ लिखा हुआ है एंड अटेम्प्ट, वाईफाई का स्टेटस कनेक्टेड ना हो और अटेम्प्ट जो है 20 से कम हो, तो क्या करो, इसको चलाते रहो, वाइल चलता रहेगा, आधे सेकंड का डिले दो, और अटेम्प्ट प्लस प्लस, अटेम्प्ट प्लस प्लस क्या करेगी, पहले अटेम्प्ट 0 होगी, 0 में एक ऐड हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगी 1, फिर चलाएगा, वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ, दोबारा अटेम्प्ट क्या होगी, 1 + 1 2 हो जाएगी, फिर चेक करेगा नहीं कनेक्ट हुआ, फिर देखेगा 1 2 + 1 3 हो जाएगी। इस तरीके से जब वो 19 पे पहुंचेगा तो 19 + 1 20 हो जाएगी, फिर वो क्या कहेगा, बोलेगा भाई ये 20 हो गई है। ठीक है, तो फिर वो इसको स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। अब इस कोड को कर लेते हैं अपलोड, अपलोड के लिए क्या है, सिर्फ इसके ऊपर ही जाना है, अपलोड हो जाएगा कोड। अच्छा, इसमें कोई किसी का सवाल कुछ नहीं है। अच्छा, कोड अपलोड हो रहा है, कंपाइल होगा, कंपाइल के बाद अपलोड हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये अपलोड हो रहा है, अच्छा बीच में कभी कभार आपके पास वक्त अपलोडिंग में कुछ एरर भी आए, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक यहाँ पे बटन होता है, अगर हमारे पास भी आया तो हम भी देखेंगे, ESP32 के अंदर बूट लिखा हुआ होगा, बूट के बटन को दबा के रखना, सब सेट हो जाएगा। कभी कभार अपलोडिंग में मसला करता है।
तो उसमें घबराना नहीं कि तो मेरे पास अपलोड ही नहीं हो रहा या ESP32 मेरा बोर्ड ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता, अपलोडिंग में इशू आता है। अच्छा थोड़ा सा ना रिसर्च पेपर वाला अब हम देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा हम जाते हैं सबसे पहले गूगल स्कॉलर पे। अच्छा गूगल स्कॉलर का अगर किसी को नहीं पता तो ये क्या है, यहाँ पे जितने भी आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं वो सब यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आके हम लिखते हैं IoT लिखते हैं पहले। अच्छा IoT पार्किंग सिस्टम लिखा है मैंने, इसके ऊपर कितने रिसर्च पेपर मुझे मिलने हैं अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो 1,20,000 रिजल्ट लेकर आया है ये IoT पार्किंग सिस्टम के ऊपर ही। IoT पार्किंग सिस्टम के ऊपर सबने जो है वो रिसर्च पेपर लिखे हैं। और अगर मैं इनका वो दिखाऊँ सिर्फ 2025 में कितने पब्लिश हुए हैं, तो 2025 के अंदर ही जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 9,000 रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। सही है, तो एक ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा ये सिर्फ पार्किंग सिस्टम के ऊपर हुए हैं। अगर मैं स्मार्ट सिटीज़ कर दूँ तो इस पर 16,800 हो चुके हैं। अच्छा ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई बहुत कुछ मेहनत करनी होती है आपने रिसर्च पेपर नहीं, अगर मैं अच्छा अगर आपने देखना है ना कि किसने कितने कितने पब्लिश किए हैं, आप लिखें ऑथर और उसका नाम लिखें, आप यहाँ पे जाएँ प्रोफाइल में जाएँ तो यहाँ पे आपको ना उसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये भी आ रहा होगा उसकी साइटेशन कितनी है और पब्लिश कब हुआ है। अच्छा ये मैं अपने रिसर्च पेपर दिखाता हूँ कि वो किसके ऊपर है, पहले खोल लेते हैं इसको। अच्छा पहले मैं बताता हूँ कि इस रिसर्च पेपर में हुआ क्या है और आप लोग कैसे कर सकते हैं ना कि इसमें IoT यूज़ हुई है, कि IoT को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। अच्छा भाई नीचे आते हैं, चार्जिंग भी थोड़ी सी कम है। सही, ये तो कंपाइलिंग पे ही है, क्या कंपाइल कर रहे हैं इतना। अच्छा इस तरफ आ गए हम। अच्छा ये करता है क्या, सबसे पहले तो रिसर्च पेपर का नाम लिखा हुआ है फोरकास्टिंग डेली सोलर रेडिएशन एंड इवेल्यूशन ऑफ एंड कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो उसमें हुआ क्या है कि एक बेसिकली सोलर इरेडियंस ना, इरेडियंस क्या होती है बेसिकली, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं ना कि उसके ऊपर होता क्या है, सनलाइट फॉल होती है और इरेडियंस की वजह से वो क्या करता है, सोलर पैनल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर इरेडियंस को या सोलर की जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो अब अगर मैं कोई अब क्या इसमें क्या किया मैंने, अब वो जो प्रेडिक्ट एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया कि किस तरीके से जो है ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि कितनी कितनी जो है ना मेरी सोलर इरेडियंस की यील्ड आ रही होगी ना। मतलब कि देखो एक सोलर से यील्ड आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि मैं कितनी जो है वो उसको कितनी मिलेगी, मुझे आज कितनी मिलेगी, कल कितनी मिलेगी, या 3 बजे कितनी मिलेगी, 4 बजे कितनी मिलेगी। अभी जो कितने बजे मिलेगी ये क्या है, मशीन लर्निंग है। कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डेटा उसके लिए डेटा होना चाहिए, डेटा को ट्रेन करूँगा और वो मुझे बता देगा कि आया आपके पास कितनी यील्ड मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। तो ये काम मशीन लर्निंग का। लेकिन इससे पहले का जो काम है डेटा देना, कि मुझे मॉडल बनाना है। अब मॉडल बनाने के लिए मुझे मॉडल को डेटा देना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये डेटा होना चाहिए जिसकी वजह से आप इसको जो है वो ट्रेन कर सकते हो। तो डेटा क्या होना चाहिए मेरे पास, होनी चाहिए सोलर इरेडियंस की वैल्यू। तो इरेडियंस की वैल्यू कोई सेंसर देगा, उस सेंसर की वैल्यू को लूंगा आर्डिनो के ऊपर, अगर वो दे रहा है तो आर्डिनो पे लूंगा वरना ESP32 पे लूंगा, और इन द एंड ESP32 के जरिए ही उसको किसी ना किसी सर्वर के ऊपर भेज के डेटा अपने पास मेंटेन कर लूंगा। हर सेकंड का डेटा या जितने भी इंटरवल का मुझे नीड होगी, 1 मिनट का चाहिए तो हर मिनट कॉल कराऊंगा, 1 घंटे का चाहिए तो हर घंटे कॉल कराऊंगा। तो इस तरीके से डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सर्किट डायग्राम है हम बस वो समझ लेते हैं कि उसमें मैंने क्या किया था। अच्छा इसके नीचे लिखा हुआ था पब्लिशर कौन कौन है, सरदाला बिन नदीम, सईद उसाम अली, मैं, मोहम्मद आसिफ और हरी कुमार सुबेरी। अब इसकी जो है ना उसमें आते हैं, ये आ गया पायरानोमीटर, इसके आगे फिर 4 आउटपुट निकलने हैं, ठीक है वो जा रहे हैं। इसकी मॉड्यूल आपको यहाँ तक का मिलेगा। अब क्या हो रहा है, एक ये रेड वाली क्या है, VCC है, VCC में गई, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड को ग्राउंड की जगह पे भेजा। इसके बाद इसका जो डेटा था, अच्छा अब ये जो सेंसर है ना डेटा ये देता था, ऐसा देता है कि ESP32 रीड नहीं कर पाता था इसको, वैल्यू सही नहीं देता, एरर देता है। आर्डिनो बहुत अच्छे से रीड कर रहा है, तो इसमें मैंने क्या किया, इसका डेटा उठा के पहले आर्डिनो पे ले गया। अब बजाय इसके कि मैं आर्डिनो के ऊपर वाईफाई शील्ड खरीद के डेटा भेजूँ वो बहुत महंगी है, तो मैंने क्या किया, ESP32 सस्ता है तो आर्डिनो से डेटा उठा लिया ESP32 के ऊपर, वही RX TX के जरिए। अब ESP32 में देखो तो सिर्फ दो पिन इस्तेमाल हो रही है, एक RX की एक TX की। तो इसकी TX उसके RX में गई हुई है और इसकी RX की TX में गई हुई है। तो जिस तरीके से हमने ब्लूटूथ के जरिए कम्युनिकेशन की थी वही कम्युनिकेशन हमने आर्डिनो और ESP32 के जरिए करी। और ESP32 में क्योंकि यहाँ पे वाईफाई है तो ये डेटा कहाँ चला गया, क्लाउड के ऊपर चला गया। और वहाँ मुझे इस तरीके से डेटा नजर आता रहा कि कराची डेली ग्लोबल सोलर इंटेंसिटी इस तरीके से
बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो एक पूरा एक ट्रेंड बन गया पूरे साल का। और फिर उसकी बेसिस पे क्या हुआ, मशीन लर्निंग और इन सब के एल्गोरिथम्स लगे, और उन एल्गोरिथम्स ने क्या आउटपुट दिखाया, इस तरीके से आया कि अगर मैं कराची की बात करूं तो ये एक्चुअल डेटा था, इसके ऊपर ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है जो बिल्कुल अच्छा फिट नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा ये ए एन एन था, ये भी अच्छा फिट नहीं हुआ, सबसे अच्छा फिट हुआ एस वी आर ना। इसमें पता ही नहीं चल रहा कि डेटा पॉइंट में और जो मैंने प्रेडिक्ट किया उसमें कितना एरर है, कुछ एरर ही नहीं है ऐसा लग रहा है ना। और एरर मैग्नीट्यूड भी देखो तो ये एरर मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि है ही नहीं, जबकि यहाँ एरर मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा आ रहा है। तो कराची के लिए ये बेस्ट है, लाहौर के लिए ये बेस्ट है, और इसी तरह 7-8 सिटीज़ हैं। तो बताने का मकसद क्या था, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च कर सकते हैं ना। अच्छा, एक जो बहुत कॉमन रिसर्च अभी चल रही है ना और बहुत इन है, वो क्या है, वो ये रिसर्च है कि आप सबसे पहले क्या करते हो कि एक सोलर, अच्छा, दो सेंसर आते हैं, एक वोल्टेज सेंसर आता है और एक करंट सेंसर आता है ना। अगर मैं इसको दिखाऊं भी, मेरे पास निकाला होगा मैंने, ये बेसिकली क्या है, इसमें नज़र आ रहा होगा करंट सेंसर ना। ये छोटा सा सेंसर है, ये करंट सेंसर है, तो ये बता देगा कि आपका सोलर पैनल ना करंट कितना दे रहा है, या ये ए सी एस 712 है। ये एसी करंट सेंसर भी और डीसी भी है, एक दफ़ा इसकी डेटा शीट भी पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह एक सेंसर आता है ZMPT 101 भी, वो क्या है, एसी वोल्टेज सेंसर, वो बताता है कि एसी आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो आप क्या करो, सोलर, अच्छा सबसे ज़्यादा काम ना भी सोलर पे चल रहा है, उसकी वजह ये कि काफ़ी इन टेक्नोलॉजी और सस्ती भी है ना। तो इसमें लोग करते क्या है, अब अगर मैं सिर्फ दिखाऊँ ना, जो मैंने अभी लेटेस्ट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें जो मेजर थे ना, कि आप गूगल स्कॉलर पे या कहीं पे जाके ना लिखो डस्ट इफेक्ट ऑन सोलर। अच्छा, होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ना, जिसके पास भी सोलर पैनल लगे होंगे तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपके पास जो है वक्त के साथ साथ उसके ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो अब कर क्या रहे हैं रिसर्चर्स, काफ़ी लोग इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं ना, ठीक है, एनईटी से भी कुछ लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। तो उनका टॉपिक यही है कि वो किस तरीके से डस्ट के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। तो उन्होंने जो है वो एक वो बेसिकली क्या कहते हैं, एक पेंट ऐसा बनाया है, कोटिंग ऐसी बनाई है। अब करते क्या है देखो, डस्ट आ गई, अब डस्ट की एक पूरी लेयर बन गई। अब क्या होगा, जब ऊपर से सोलर आएंगे, पीएन जंक्शन आपने पूरा सब पढ़ा होगा ना, कि पी टाइप होते हैं, एन टाइप होते हैं, और बीच में एक जंक्शन बन रही होती है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसकी वजह से सोलर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आ रहे होते हैं और वो सोलर पैनल को इमिट करा रहे होते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो हमारे पास एक होल्स की एक्सिस, होल्स एक्सिस होते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन एक्सिस होते हैं एन टाइप में। तो वो उसको आके हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है, और फिर करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, तो इस तरीके से सोलर पैनल बिजली बना रहा होता है। अब जब उसके ऊपर डस्ट होगी तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर होंगे ही नहीं। तो इसको करने के लिए क्या करे जाते हैं सबसे पहले ना, अच्छा आईओटी का इसमें क्या काम है, सबसे पहले वो एक नॉर्मल सोलर पैनल लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो दो सोलर पैनल ले लिए मैंने। एक के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, और उसके आगे एक वोल्टेज सेंसर लगाया हुआ है। वो वोल्टेज सेंसर क्या कर रहा है, उसके वोल्टेज मुझे रियल टाइम में बता रहा है, और उसके ये करंट सेंसर उसका करंट बता रहा होगा। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करूंगा, पावर आ गई, तो मुझे रियल टाइम में हर वक्त का हर सेकंड की पावर मिल रही है कि सोलर पैनल से मुझे कितनी पावर मिल रही है। टोटल पावर आ गई, मैंने उठा के रख ली पावर कितनी है। अब जो इसके बराबर वाला सोलर पैनल था उसमें मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने कर दी कोटिंग, ठीक है, किसकी, जिंक ऑक्साइड की या एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो ये उनका रिसर्च वालों का काम होता है कि वो कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करें या किस किस मटेरियल से क्या क्या आउटपुट मिलेगा। तो वो मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल की कोटिंग बिछाते हैं उसके ऊपर, जब उस मटेरियल की कोटिंग उसके ऊपर बिछ जाती है तो फिर वो देखते हैं कि आज मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की है। अब वो उसको रखेंगे धूप में अगले दिन, और फिर देखेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है कि पावर बढ़ रही है। कभी कभार कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पावर बढ़ा देते हैं, लेकिन वो मटेरियल कॉस्टली बहुत होते हैं, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि रिसर्च के लिए तो आपके पास फंड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें डस्ट का नहीं है, इसमें क्या है कि मैं किस तरीके से कोटिंग, ऐसी कौन से मटेरियल की कोटिंग करूँ कि मेरा फायदा हो जाए ना, एफिशिएंसी बढ़ जाए और मजीद। क्योंकि आपने देखा होगा एसी से डीसी जब हम करते हैं, या सोलर पैनल के अंदर ही अगर 200 वाट के भी पैनल की बात करूँ, तो आपको आउटपुट में नेट जो है वो 120 120 पावर तक दे रहा होता है, यानी कि तकरीबन मोर और लेस 60% पावर आपको मिल रही होती है, 40% लॉसेज आ रहे होते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरी पावर है, वो आउटपुट है, वो बढ़ जाए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, वक्त के साथ साथ डस्ट आएगी, तो डस्ट के लिए क्या करूँ कि अब मेरे पास डेटा होगा तो मैं बता सकूंगा ना। तो वो क्या करते हैं, वही वोल्टेज का सेंसर भी लगा हुआ है उसमें, करंट का सेंसर भी लगा हुआ है, वो मुझे बताता रहेगा कि यहाँ पे जैसे ही मेरे पास मैंने कोटिंग की है तो कोटिंग के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो डस्ट को, उनके कोटिंग की वजह से डस्ट अगर आती है तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तीसरी ये हो गई यहाँ तक की रिसर्च की बात। तीसरी चीज़ क्या है, ऑटोमेटिक सोलर क्लीनर। वो क्या करते हैं, सोलर के ऊपर एक सर्वो मोटर के साथ जो एक मैकेनिज्म लगाते हैं, और वो ऑटो दिन में जो है ना एक दफ़ा क्या करता है, बुरुश होता है, वो स्क्रॉल करता हुआ जाता है और वापसी आ जाता है। तो जब वो स्क्रॉल करता हुआ जाता है तो अपने साथ सारी डस्ट लेता हुआ कोने पे जाता है और वापसी ले आता है। तो ये भी आईओटी के जरिए पॉसिबल है। और रियल टाइम में वॉशिंग हो गई तो इसके जरिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जितनी है उतनी मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल क्या है कि आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक वाटर क्लीनिंग ना, क्योंकि सोलर पैनल के आप पानी से भी क्लीन करते हैं, तो एक पानी का मैकेनिज्म लगा हुआ है और मोटराइज है वो,
आपने रिले के जरिए मोटर को कंट्रोल करा हुआ है, और दिन में एक दफ़ा मोटर ऑन कर दी, पैनल क्लीन हो गया, उसके बाद मोटर बंद कर दी। तो एक ये भी एग्जांपल है। तो अब आप लोग देखेंगे, आप लोग रिसर्च में किस तरीके से इसको कर सकते हैं ना। अच्छा, एक सेंसर और होता है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है वाटर सेंसर ना। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली एक तरफ से पानी जाएगा, एरो बनाकर दूसरी तरफ से आएगा, इसके भी तीन तार है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वीसीसी, ग्राउंड और सेंसर का आउटपुट। तो ये आपको क्या दे देगा, कितना फ्लो हुआ है। ये भी बहुत काम का है, अक्सर लोग इसकी बहुत सारी रिसर्च में इसके एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए उनको ना पानी का फ्लो या किसी भी चीज़ का फ्लो चाहिए होता है, और फ्लो आ जाए तो उनकी सारी रिसर्च जो है वो आसान हो जाती है। तो ये सेंसर आप फ्लो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और खासियत इस सेंसर की है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो चल सकता है, यानी कि इसमें आप 80 डिग्री सेंटी 90 या फिर 90 लिखा हुआ है इसके ऊपर, डेटा शीट मौजूद है इसकी भी, कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी इसमें से आप फ्लो करा सकते हैं। तो हम पता है, हम एक चीज़ पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ भी M जो है हीट के लिए, M क्या आ रहा है, मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट कैसे मिलेगा, इसमें से फ्लो। अब इसमें से फ्लो है, अच्छा इसको भी मेन थे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कोई इसका एक वो बना के दूध वाले को दे दूँ कि भाई आप जो है वो ऑटोमेटिक एक अपनी जो है ना दूध की फ्लो वो बना लो, और जैसे ही इसमें से इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क पास होगा तो वो ऑटो पे जो है ना कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, पंप बंद हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो जो है वो उससे डाले उसके अंदर एक एक लीटर करके, तो वो ऑटो पे फिलिंग हो जाएगा। इसके अलावा हम पानी भरवाने जाते हैं वो उसका फिल्टर का, तो वो भी